हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी बेसिकली सोसाइटी का और कल्चर का हमारी डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है, हम वो डिस्कस करेंगे इस थ्योरी में। स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वाइगोत्स्की सोशियल कल्चर थ्योरी किसने दी थी? ली वाइगोत्स्की ने। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। हमने पहले वाली वीडियो में कंस्ट्रक्टिविस्ट समझा था ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, विच मीन्स कि ये मानते थे कि बच्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करेगा, लेकिन उसमें सोसाइटी का और सोशल इंटरेक्शंस का भी बहुत ज़्यादा रोल होगा। मतलब मान लो बच्चे की कोई मदर उसकी हेल्प कर रही है या वो टीचर से बातचीत करके कुछ सीख रहा है, सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू बच्चे की कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अच्छी होगी। उसके बाद सोशियो कल्चर थ्योरी पे इन्होंने फोकस करा। सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शंस, कल्चर, बच्चा कौन से कल्चर में बड़ा हो रहा है, जिस कल्चर में ब्रॉटअप हो रहा है वहाँ की वैल्यूज सीखेगा, उसी हिसाब की उसकी डेवलपमेंट होगी। तो अब इनके हिसाब से डेवलपमेंट के कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स थे जो बहुत इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस का हमारी डेवलपमेंट पर एक बहुत ही मेजर रोल होता है। लेट्स सपोज एक बच्चा बोर्न हुआ, आपने उसे एक रूम में बंद करके रख दिया, आप सिर्फ उसको खाना पीना दे देते हो, वो किसी से बात नहीं कर सकता या किसी से बातें नहीं करता, तो क्या उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर होगी? ऑन दी अदर हैंड, एक बच्चा किसी फैमिली में बॉर्न हुआ, सारा दिन कोई ना कोई उससे आके बातचीत करता रहता है, कभी मम्मी उससे कोई बात करती है, पूछती है फ़ैन कहाँ है, बताओ ये क्या है, आईज़ है, नोज़ है, जैसे हम घर में बच्चों से पूछते रहते हैं ना। तो इन दोनों बच्चों में बताओ किसकी डेवलपमेंट बेटर होगी? इस बच्चे की ना, जिसके साथ सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं या वो लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो इसी हिसाब से वाइगोत्स्की बताते हैं सोशल इंटरेक्शंस की हेल्प से बच्चे की डेवलपमेंट बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि बच्चा, अगर हमने ये तो छोटा एग्जाम्पल लिया, अब एक बहुत बड़ा बच्चा है, मतलब अप्रॉक्स 7-8 ईयर्स का है, आपने उसको एक पज़ल दे दी। लेट्स सपोज ऐसी एक पज़ल है उसके हाथ में और आपने उसको कहा है कि उसे सॉल्व करो। तो कि आपको मान लो, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर सारे रेड कलर्स लाने हैं, तो वो अकेला नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जिसको ये सॉल्व करनी आती है पज़ल, आप उसको साथ बिठाओगे और उसको बताओगे कि ना ऐसा कर, मान ले लेट्स सपोज अगर हम ब्लू से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ब्लू वाले जितने ट्राई हो सकता है उसको यहाँ पर लाओ, इसको यहाँ पर ऐसे लाओ, और फिर यहाँ पर जब सब ब्लू कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसे आपकी ये पज़ल सॉल्व हो जाएगी। तो वो बच्चा धीरे धीरे ट्राई करेगा, सामने वाला बंदा उसकी हेल्प करेगा, तो वो धीरे धीरे इसको सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सोशल इंटरेक्शंस ने उसका हेल्प करा डेवलपमेंट में, उस चीज़ को सॉल्व करने में। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड हमारी सेकेंड चीज़, कल्चर। अब बच्चा जिस कल्चर में ब्रॉटअप हो रहा है उसका माइंडसेट, उसकी डेवलपमेंट वैसी ही होगी। अगर मान लो एक बच्चा वेजिटेरियन फैमिली में बोर्न हो रहा है, वो थ्रू आउट द लाइफ बड़े होने तक अपने घर में सुनता रहता है कि नहीं, नॉनवेज खाना गलत बात है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये बुरी बात है, ये गंदी हैबिट है। तो बड़े होने तक उसके माइंड में ये चीज़ इनकलकेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी कि नॉनवेज खाना गलत बात है। तो उसकी अब ये डेवलपमेंट का ही पार्ट बन गया, उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कल्चर ने एक रोल प्ले करा कि जैसे कल्चर में वो ब्रॉटअप हुआ वो चीज़ें उसके दिमाग में सेट हो गई। उसके बाद थर्ड, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी डेवलपमेंट का। अगर किसी की लैंग्वेज पर कमांड नहीं होगी तो वो सामने वाले से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाएगा या उसका व्यू पॉइंट समझ नहीं पाएगा। और हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशल एनिमल हैं, हमें तो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए। तो वाइगोत्स्की ने इन 3 चीज़ों पर फोकस करा डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंटरेक्शंस, कल्चर एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की का ये भी कहना था कि जो हमारी लैंग्वेज होती है 3 साल से पहले तक
लैंग्वेज और थॉट दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब बच्चा जो सोच रहा है और जो उसकी लैंग्वेज है वो दोनों सेपरेट पार्ट्स होते हैं। लेकिन 3 साल से ऊपर जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं कि मान लो बच्चे ने सोचा मुझे पानी पीना है और फिर वो बोलेगा मुझे पानी पीना है। अब ये थॉट और उसका लैंग्वेज दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये 3 साल के बाद इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब वाइगोत्स्की की थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इंसान उस फील्ड में हमसे ज़्यादा जानता है और हमारी मदद कर सकता है वो हमारे लिए MKO है। लेट्स सपोज़ आप अपनी क्लास में हो और आपसे कोई मैथ्स का सम नहीं हो रहा, तो आपकी टीचर आके आपकी हेल्प करती है और आपको बताती है कि 2+2 ऐसे करते हैं और आप वो सम कर पाते हो। अब वो टीचर आपसे उस फील्ड में ज़्यादा जानती है और उन्होंने आपकी हेल्प करी, उस हेल्प से आपका काम कंप्लीट हो गया, तो वो टीचर आपके लिए क्या हो गई, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर हम घर का एग्जाम्पल लें तो मान लो मैं घर में कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर गम लगानी है, कहाँ पर वो क्या कहते हैं गत्ते को खड़ा करना है, कार्डबोर्ड को खड़ा करना है, तो मेरी मदर आके मुझे बताती है कि यहाँ पर ग्लू लगाओ, ऐसे कार्डबोर्ड खड़ा कर दो और फिर मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी मदर क्या है मेरे लिए, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो मुझसे ज़्यादा जानती थी और उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। उसके बाद सेकेंड, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक तरह की टेम्परेरी हेल्प है, ये एक प्रोसेस है। लेट्स सपोज़ आपको पता है जब एक घर बन रहा होता है तो हम जब उसके ऊपर लेंटर डालते हैं तो नीचे एक टेम्परेरी सपोर्ट के लिए बल्लियाँ, पोल्स खड़ी करते हैं। क्यों खड़ी करते हैं, ताकि जब तक वो छत जो हमने बनाई है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, रफ़ एंड टफ नहीं हो जाती, उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, तब तक हम नीचे वो बल्लियों का सपोर्ट देते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं जब तक उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्कैफोल्डिंग हो रही है। थोड़े टाइम बाद जब उस छत के ऊपर पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है तो हम नीचे से वो टेम्परेरी हेल्प जो है बल्लियाँ या पोल्स वो हटा देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो उसके ऊपर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो इसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक टेम्परेरी हेल्प होती है। आप इस स्कैफोल्डिंग को क्लू भी मान सकते हो, एग्जाम्पल इनकरेजमेंट, ब्रेकिंग बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आप क्लास में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आप टेस्ट दे रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, इतने वहाँ से आपकी टीचर क्रॉस कर रही है और आपको एक छोटा सा क्लू दे देती है कि अगर ऐसे करोगे तो आंसर आ सकता है, तो आप उस क्लू की हेल्प से उसको कर लेते हो। तो यहाँ पर टीचर ने आपको क्या प्रोवाइड करी, स्कैफोल्डिंग करी, या आपको इनकरेज करा, अरे तुम तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, ये तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। ये इनकरेजमेंट आपके लिए क्या होगी, स्कैफोल्डिंग। अब ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे आज कुकिंग करनी है, एक सब्जी बनानी है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है मुझे तो सब्ज़ी बनानी आती ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्याज काट के रख लेती हूँ, टमाटर काट के रख लेती हूँ, सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, बेसिकली चॉपिंग करके रख लेती हूँ। मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा पूरा टास्क है, ये मुझे यहाँ पर मतलब पूरी कुकिंग करनी है। मैंने यहाँ पर सारी कुकिंग के लिए चॉपिंग करके रख ली, प्याज काट के रख लिया, टमाटर काट के रख लिया, सब्जी काट के रख ली, और मैं बस यहाँ पर रुक गई, चॉपिंग करके मैं यहाँ पर रुक गई। अब मैं तो यहाँ पर रुक गई, मुझे लगता है मुझे तो इसके आगे आता ही नहीं, तो मेरी मदर आके मुझे बताती है कि तुझे तो कुकिंग करनी थी, तू सिर्फ चॉपिंग करके क्यों रुक गई। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो आता ही नहीं कि कैसे गैस पे रखना है, क्या नमक मिर्च डालनी है और कैसे बनाना है। तो मेरी मम्मी कहती है चला मैं तुझे सिखाती हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। वो मेरे पीछे खड़ी हो जाती हैं और मुझे बताती हैं कि ऐसे गैस ऑन करो, ऐसे नमक डालो, फिर इसमें तेल डालो, फिर सब्ज़ी डालो, और फिर मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। अब मेरा जो टास्क मैं यहाँ पर आकर रुक गई थी, मेरी मदर की हेल्प से मैंने ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया, कि मतलब मैंने उसको गैस पे रखा और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। पहले मैं ये काम खुद करके रुक गई थी, लेकिन मेरी मदर की तरफ से मुझे हेल्प मिली, इनकरेजमेंट मिली, तो मेरा ये पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम समझेंगे तीनों चीज़ों को, उसके बाद आएंगे ZPD पे। यहाँ पर मेरी मदर मेरे लिए कौन थी,
MKO मोर नॉलेजेबल अदर, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने पीछे से बोला अरे तू तो इतनी इंटेलिजेंट है, तो सारे काम कर लेती है, ये नहीं आता तुझे, फटाफट कर हो जाएगा। ये इनकरेजमेंट मेरे लिए क्या थी, स्कैफोल्डिंग। यहाँ से लेके मैंने जो ये वाला एरिया कवर करा, गैस पे रखा, नमक डाला, मिर्च डाला, ये एरिया मेरे लिए है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं खुद काम कर रही थी, अकेले कर रही थी, चॉपिंग करके रुक गई, तो मैंने बस इतना एरिया कवर करा, ये काम करा। लेकिन MKO मेरी मदर आई, उन्होंने मुझे इनकरेज करा, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करी, और मैंने ये वाला एरिया कवर कर लिया। ये वाला जो एरिया है, ये वाला कवर करके मैं इस बड़े वाले सर्कल पर आ गई, जो है मेरा टास्क, जो कंप्लीट हो गया, मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने बीच का एरिया कवर करा, ये मेरे लिए क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि मैं ये काम कर सकती हूँ अगर कोई मेरी हेल्प करे। तो अब ये वाली जो अंदर वाली लाइन है, ये मेरी ZPD की लोअर लिमिट है, कि मतलब इतना काम मैं खुद कर सकती हूँ, और ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये ZPD की हायर लिमिट है, कि मतलब मेरी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर मुझे प्रॉपर हेल्प मिले तो मैं यहाँ तक अचीव कर सकती हूँ। इसके बाहर वाला एरिया मेरे लिए आउट ऑफ रीच है, मतलब वो मेरी कैपेबिलिटीज से बाहर है। तो जब मैं अपना काम किसी दूसरे की हेल्प से करके ये जो एरिया कवर करती हूँ, ये मेरे लिए हो जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे MKO, स्कैफोल्डिंग, ZPD में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर CTET में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे मैंने आपको एक सब्जी का एग्जांपल दिया, वो भी ऐसे ही कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल डाल देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें मदर क्या थी। तो मदर क्या थी, वो इंसान जो मुझसे ज़्यादा जानती है और जिन्होंने मेरी हेल्प की, वो थी MKO। उन्होंने मुझे इनकरेज करा कि तू तो सारी चीज़ें कर लेती है, तू तो इतनी इंटेलिजेंट है, ये क्या है, तो छोटी सी चीज़ है। ये इनकरेजमेंट, टेम्परेरी हेल्प मेरे लिए क्या थी, स्कैफोल्डिंग थी। और उसके बाद जो एरिया मैं खुद कवर कर रही थी, चॉपिंग करके बैठ गई, और मैंने बाद में अपनी पूरी सब्जी बना ली। इसके बीच का एरिया मेरे लिए क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि ये है, ये है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझोगे तो CTET आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। और अगर एक बार आपकी CTET पर कमांड बन गई तो आप DSSB भी ईजिली क्लियर कर लोगे और KVS भी ईजिली क्लियर कर लोगे। द मेन थिंग इज़ आप अपना फाउंडेशन कैसे रखते हो। आप अपना फाउंडेशन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे रखो। जितना आप एग्जाम्पल से समझोगे, आपकी लर्निंग अच्छी होगी और आप एज अ टीचर्स बच्चों की लर्निंग और अच्छे से करवाओगे। वाइगोत्स्की के हिसाब से लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे पहले सोशल स्पीच, जो कि 2 साल तक के बच्चे में आ जाती है। जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है, मम्मी मुझे पानी पीना है, मम्मी मुझे खाना खाना है, या मेरा नाम सिमरन है, मतलब जब बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करता है, हम उसे सोशल स्पीच कहते हैं, जो कि 2 साल तक के बच्चे में आ जाती है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच, ये 3 साल तक के बच्चे में आ जाती है। ये सेल्फ डायरेक्शन है, मतलब जब हम अपने आप को समझाने के लिए बोल कर कुछ कहते हैं। लेट्स सपोज मैं स्कूल से घर आ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ, अगर मैं 2 रोटी खाकर आई होती ना तो मुझे अब भूख नहीं लगती, अब तो मुझे भूख लग रही है। तो ये चीज़ मैं अपने आप को बता रही हूँ ना, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल के अपने आप को डायरेक्शंस दे रही हूँ कि अगर मैं 2 रोटी खाकर आई होती तो मुझे भूख ना लगती, या अरे यार आज मैंने होमवर्क नहीं करा, मुझे तो मैडम से डांट पड़ जाएगी। तो जब हम जो चीज़ बोल कर अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं, वो होती है हमारी प्राइवेट स्पीच। ये 3 साल तक के बच्चे में आ जाती है। उसके बाद थर्ड, साइलेंट इनर स्पीच, ये 7 से 8 साल तक के बच्चे में आ जाती है। साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, ये जो हम अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं, ये हम अपने आप को मन में समझाते हैं, बोलते नहीं है। अब लेट्स सपोज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, तो वो देखता है जैसे मैं अपने आप को कुछ बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 रोटी खा के आता तो भूख नहीं लगती, तो इधर उधर जो बच्चे हैं या बड़े लोग हैं उस पर हंसने लग जाते हैं कि क्या पागल है, क्या बोल रहा है ये।
लेकिन बच्चा तो अभी मैच्योर नहीं है, उसे नहीं पता कि ऐसे नहीं करना होता। लेकिन जब वो 7 से 8 साल का हो जाता है तो उसकी ये स्पीच साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है कि अब अगर उसे बोलना है ये, तो वो क्या करेगा, अब वो बोलता हुआ जाएगा, मन में सोचता हुआ जाएगा, अगर मैंने 2 रोटी खाई होती तो मुझे भूख नहीं लगती। ये बोल नहीं रहा, वो ये अपने मन में सोच रहा है। अब उसकी ये स्पीच साइलेंट हो गई है और इनर हो गई है। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। सबसे पहले सोशल स्पीच, जो हम सोशल इंटरेक्शंस करते हैं। प्राइवेट स्पीच, जो हम बोल बोल कर अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं। साइलेंट इनर स्पीच, जो हम अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं लेकिन मन में ही बोलते हैं, वो आवाज़ बाहर नहीं आती। आपसे इन तीनों पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये सोशल स्पीच है, साइलेंट इनर स्पीच है या प्राइवेट स्पीच है। उसके बाद वाइगॉट्स्की ऐसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया था। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये ली वाइगॉट्स्की ने दिया था। वाइगॉट्स्की की थ्योरी ने किस पे एम्फेसिस किया था? कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब हम सब कोलैबोरेट करके लर्न करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना, तो इसलिए इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग पे फोकस करा कि हम एक दूसरे को के साथ कोलैबोरेट करके, जिसको जहाँ हेल्प की नीड है वहाँ हेल्प करें, मिलजुल कर सीखें। असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग एक तरह की स्ट्रैटेजिक हेल्प होती है। जैसे मैं एज अ टीचर किसी बच्चे की हेल्प कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने उसको ज़्यादा प्रोवाइड हेल्प करी, धीरे धीरे मैं अपनी हेल्प कम करती जाऊँगी और फिर अपनी मैं हेल्प को हटा लूँगी। मतलब मैं एज अ टीचर, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि मैं बच्चे की नीड्स को समझ पाऊँ। स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी तो मैं उसको ज़्यादा हेल्प करूँ, धीरे धीरे मैं उस हेल्प को कम करती जाऊँ, ताकि बच्चा अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज धीरे धीरे खुद जो कर रहा है बढ़ाता जाए। उसके बाद पीयर ट्यूटोरिंग, हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे। आपको पता है बच्चे एक दूसरे के साथ, जब अपनी एज के साथ बच्चों के साथ पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। लेट्स सपोज मेरी एक फ्रेंड है शीनू, वो मैथ्स में बहुत अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, जब भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ कि यार ये समझा दे। वो मुझे समझा देती है क्योंकि उसको पता है कि मुझे कैसे बताना है, मैं किस हिसाब से समझती हूँ। या फिर उसको किसी सब्जेक्ट में मेरी नीड होगी तो मैं उसको बता दूँगी। ये क्या हो रहा है? पीयर ट्यूटोरिंग। हमारे साथ के ही बच्चों से हम एक दूसरे से जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है वो उसको समझा देता है। उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग में 4 स्किल्स पर काम करा जाता है। सबसे पहले समराइजिंग। आप कैसे ये चेक करोगे? आपने एक बच्चे को पैराग्राफ दे दिया, आप वो चेक करोगे कि क्या बच्चा उसको समराइज़ कर पा रहा है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल पा रहा है। उसके बाद क्वेश्चनिंग, आप उससे क्वेश्चन करो उस पैराग्राफ से रिलेटेड कि उसने इतने अच्छे से समझा उसे। फिर क्लैरिफाइंग कि अब बताओ आपने उसको और डीप में क्या समझा, वो उसको क्लैरिफाई कर पा रहा है। देन प्रिडिक्टिंग, जैसे हम कहानी लिख के आधी छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे क्या होगा, बच्चा अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके बताएगा कि इसके बाद ये होगा। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में हम इन 4 स्किल्स को इन्हांस करवाते हैं। देन ग्रुप लर्निंग, सबको एक साथ बिठा दिया, डिस्कशंस करवाई, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, सबके दिमाग में ये चीज़ें इनकलकेट होंगी। ये सारी तरीके की लर्निंग पर वाइगॉट्स्की ने फोकस करा कि ये सारी तरीके की लर्निंग में हमारी सोशल इंटरेक्शंस यूज़ होती हैं, जो कि हमारी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, हम हमारी हर थ्योरी के बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, ताकि उस थ्योरी को हम हमारी क्लासरूम टीचिंग में कैसे यूटिलाइज़ कर सकें और अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। सबसे पहला, प्रोवाइड चैलेंजिंग टास्क। आप ये नहीं कि बच्चों को हमेशा कोई बेसिक सी एक्टिविटी दे देते हो कि आपने फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ मैंने बच्चों को एक्टिविटी करवाई है। नहीं, आप धीरे धीरे उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ, उनको चैलेंजिंग टास्क दो। जितना वो ज़्यादा दिमाग का यूज़ करेंगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको सोचने की, उनकी उतनी ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और उनको मज़ा आएगा। सेकेंड, यूज़ कॉग्निटिव स्टिमुलेटिंग लैंग्वेज। उनके साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जिसमें वो अपनी रीजनिंग स्किल्स लगा सके, एनालिटिकल स्किल्स लगा सके, क्रिटिकल थिंकिंग लगा सके। यही नहीं कि आपने बस यही रटवाते रह गए,
इंट्रोडक्शन, माई नेम इज सिमरन गुम्बर, आई स्टडी इन दिस क्लास, आई लिव इन दिस दिस दिस। नहीं, ये ठीक है बच्चों के बेसिक लेवल के लिए ठीक है, बट धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड करते जाओ, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पूछो जिसमें उनको सोचना पड़े, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़े, एनालाइज करना पड़े। जैसे जैसे उनकी स्किल्स डेवलप होंगी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना बेटर होगा। डेमॉन्स्ट्रेशंस पे फोकस करो। आप जितनी ज़्यादा उनको चीज़ों की डेमॉन्स्ट्रेशंस दिखाओगे, डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओगे, उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीखेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक हम हमारी थ्योरी में या हम कोई भी टॉपिक करवाते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट पे आके आपके कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल्स हमसे समझे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ आप उसको नहीं भूलोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सेम विद स्टूडेंट्स, जब आप उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर कॉन्सेप्ट बताओगे तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उनके माइंड में सेट हो जाएंगे, जो कि उनको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। इसके साथ साथ हमारी वाइगॉट्स्की सोशो कल्चर थ्योरी ख़त्म होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीटेट में जितने भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं इस थ्योरी से, हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।